हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो हम कर रहे हैं रैपिड सीरीज अपनी, जो कि है जनरल स्टडीज क्वेश्चंस की, और ये सेट 3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट 3 है। इससे पहले का सेट 1 और सेट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हो। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए जो आपके बी ग्रेड एग्जाम्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10,000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज रहने वाली है, जिसमें हम 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो है कंप्लीट सीरीज के साथ जुड़ना है। डेली बेसिस पर ये सीरीज कंप्लीट देखनी है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैक्सिमम वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ऐड करूँगा जो कि रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन 10,000 का ये वैसे सेट है, लेकिन पहले हम जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं रिपीटेड हैं बार बार, उन्हीं को यहाँ पर कवर करेंगे। तो जियोग्राफी का जैसे सेक्शन चल रहा है हमारा, सेट 1 में हमने जियोग्राफी डिस्कस की थी, सेट 2 में जियोग्राफी के क्वेश्चन, और ये सेट 3 है, इसमें भी जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक आपका रिवर्स और साथ ही में कुछ इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से संबंधित है, तो उनके बारे में, और साथ ही में जो हमारा सौरमंडल है उससे भी कुछ प्रश्न जो है वो ऐड किए गए। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताया कि नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से उद्गत होती है, यानी नदियों का जो उद्गम स्थल है इस नदी का, नर्मदा नदी का, वो अमरकंटक है। आपको बताना है यहाँ पर कि अमरकंटक जो है वो किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक, सॉरी, अमरकंटक जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और अमरकंटक क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है। हुसैन सागर झील आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो जो हुसैन सागर झील है वो किस राज्य में स्थित है, असम में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, या फिर राजस्थान में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश में स्थित है हुसैन सागर झील। इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। येना जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। किस नदी के ऊपर है स्थित ये येना जलप्रपात। नाम आपको याद रखना है, येना जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, चंबल, टोंस, नर्मदा, या फिर गोकक। तो ये येना जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है, वो है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आपको साथ साथ में ध्यान भी रखना है कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, और अपना स्कोर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा, मेघना, या फिर पद्मा। तो गंगा नदी को आपको पता है कि जो बांग्लादेश में उसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है पद्मा नाम से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यानी जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है एक साथ मिलकर बहती है, तो इन दोनों को जो है एक एक धारा बनकर बहती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इससे जो है वो मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक स्थल पर मिलती है, तो उसके बाद ये एक ही जलधारा के रूप में बहती है, तो इसे जो है मेघना जलधारा के रूप में जाना जाता है, या मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, या फिर एक और दो दोनों। तो जैसा कि आप जानते होंगे, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा काफ़ी कॉमन है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा, तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ साथ में मिलकर बहती है, तो इसके मुहाने पर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर डेल्टा बनता है, सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर आपका प्रवेश होगा, जो प्रवेश करती है, क्या, कौन सी नदी, सांगपो नदी। अब ये सांगपो नदी जो है कौन से राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल से होकर जो है ये प्रवेश करती है। ये अरुणाचल है, अरुणाचल। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, सॉरी, सांगपो नदी, इसे पहले जो है ब्रह्मपुत्र नदी
नाम इसका भारत में आने के बाद पड़ता है, जहाँ से ये प्रवेश करती है उत्तरांचल से, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से पहले जो है इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जब ये भारत में एंटर करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया तवा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की, नर्मदा नदी की, गंगा नदी की, या फिर गोदावरी नदी की? तो जो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है इनमें से? वो है नर्मदा नदी की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। सहायक नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, नदियां काफ़ी सारी हैं भारत में, तो जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हें यहाँ पर कवर करेंगे। तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? और यहाँ पर आपसे बंगाल का शोक भी पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी कॉमन से क्वेश्चन है और कई बार स्किप हो जाते हैं। तो आपको इन्हें जो है एक बार रट लेना है अच्छे से, ताकि आप बार बार ना भूलें इन्हें। बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? वो कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो इन दोनों को जो है आपको याद रखना है, बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी कहलाती है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड की सीरीज में हमने क्या डिस्कस किया था? ऊना का शोक। ऊना का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पूछ गए कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कोसी, दामोदर, नर्मदा या फिर गंगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी ही है जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब भारत की नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कोसी, दामोदर, नर्मदा या फिर गोदावरी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसी के साथ भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा नदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया कि भारत में प्रवाहित भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको मैं यहाँ पर पहले ही आंसर बता चुका हूँ, भारत में प्रवाहित जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, या इनमें से कोई नहीं? तो कावेरी नदी बहती हुई कहाँ पर गिरती है इनमें से? तो वो बहती है ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, बंगाल की खाड़ी में ये नदी जो है वो गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पूछा गया कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जैसे कि यहाँ पर पंजाब का अर्थ आप जानते ही हो कि 5 नदियों का जो समूह है ये पंजाब कहलाता है। और ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी है? कौन सी है? एक नदी आपको बताना जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, रावी, चिनाब, व्यास या फिर सिंधु? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, सिंधु नदी जो है उसे माना जाता है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण ये योगदान देती है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी है पंजाब के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी 2 नदियों की लंबाई लगभग समान है? यहाँ पर आपको नदियाँ पेयर में दी हुई हैं, सिंधु व ब्रह्मपुत्र, गंगा व कावेरी, दामोदर व गोदावरी या फिर सिंधु व गंगा। तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सी 2 नदियों की लंबाई जो है वो लगभग समान है। बिल्कुल समान नहीं है, लगभग समान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ध्यान में रखना आपको, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो लगभग समान है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? वो है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है। और इसके अलावा बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो करीबन 20 किलोमीटर का ही फर्क है। तो लगभग लगभग इनकी लंबाई जो है सेम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पूछा गया कि कावेरी जल विवाद निम्न में से किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद काफ़ी न्यूज़ में रहता है,
तो आपको पता होना चाहिए कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच में है, तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस नदी को बृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी को, दामोदर को, कोसी को या फिर गोदावरी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी नदी को जो है वो बृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऐसी आपको उस नदी का नाम बताना है जो कि अपना मार्ग बदलती रहती है और प्रसिद्ध है वो अपना मार्ग बदलने के लिए। तो वो है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलधारा का निर्माण जो है इनमें से कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या फिर नर्मदा नदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी नर्मदा नदी। याद रखना आपको कपिल जलधारा प्रपात कहाँ पर स्थित है? ये नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है और नर्मदा नदी ही इसका निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? तो माजुली के बारे में भी आपको सुना होगा, न्यूज़ में रहता है काफ़ी बार। तो जो माजुली है इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र, दामोदर, गंगा या फिर नर्मदा? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली इसका निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और माजुली आपको ध्यान रखना है ये इसका निर्माण जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी करती है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। दामोदर नदी पर बनी दुर्गा बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट थिंग, दुर्गा बैराज परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी है? वो बनी है दामोदर नदी पर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में या फिर राजस्थान में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल में स्थित है जो दुर्गा बैराज परियोजना। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी के ऊपर बनी हुई है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हिमालय पर्वत की अराका न्योमा, ये चोटी का नाम है एक। अराका न्योमा हिमालय पर्वत की एक चोटी है। अराका न्योमा नामक चोटी जो है किस देश में स्थित है? भारत में, म्यांमार में, बांग्लादेश में या फिर नेपाल में? अब फर्स्ट थिंग आपको बताना चाहिए हिमालय पर्वत की चोटी है तो भारत में भी हिमालय की चोटियाँ पड़ती है, म्यांमार में भी और नेपाल में भी। और बांग्लादेश की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका क्या? ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार में स्थित है हिमालय पर्वत की जो अराका न्योमा जो नामक चोटी है ये म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पूछा गया कि तुजू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। भारत को किस देश के साथ जोड़ता है जो तुजू दर्रा है? म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ या फिर नेपाल के साथ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 है, म्यांमार के साथ ही जोड़ता है तुजू दर्रा भारत को। इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दर्रों से संबंधित कि कौन सा देश जो है किस देश को जोड़ता है या फिर कौन सा स्थान किस स्थान को जोड़ता है इस दर्रे के थ्रू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तुजू दर्रा म्यांमार को भारत के साथ जोड़ता है या भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा दर्रा वर्ष 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था? नाथुला दर्रा, बनिहाल दर्रा, खैबर दर्रा या फिर थालघाट दर्रा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है 2006 में खोला गया था भारत और चीन में व्यापार को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26। पूछा गया कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी कहा जाता है? अब काल बैसाखी कहा जाता है किसको? ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को। तो ये किस राज्य में कहा जाता है? ये कहा जाता है पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। पश्चिमी बंगाल में जो है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को काल बैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अरब सागर में आने वाला मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? अब मानसून जो अरब सागर से आता है, अरब सागर से आने वाला मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो वो करता है केरल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28।
राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? अब यहाँ से आपके जो फॉरेस्ट से संबंधित है, फॉरेस्ट इंडिया के फॉरेस्ट से, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था। इसके बाद जो नई नीति भी आ चुकी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर शुभारंभ बताना है कि ये कब हुआ था। 1952 में, 1949 में, 1948 में, या फिर आपका 1947 में। तो जो राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ये ध्यान में रखना आपको इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वनों के कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? अब चिपको आंदोलन था क्या, ये आपको यहाँ पर बताया गया कि वनों के कटाव को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। आपको यहाँ पर बताना है कि ये किसके द्वारा चलाया गया था। के.एम. मुंशी के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, राजेंद्र त्यागी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर 2, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है वो चिपको आंदोलन चलाया गया था। और ये वनों के कटाव को रोकने के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, चिपको आंदोलन को किस प्रकार से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस इंक्लूड नहीं किए गए हैं। आपको ये कॉमनली ध्यान में रखना है कि राइट लेवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? चिपको आंदोलन को। चिपको आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। और साथ ही में बात करें तो चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है राइट लेवलीहुड पुरस्कार से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? अब जो आपका मेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, गोवा में, दुबई में, या फिर देहरादून में? तो जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना पहले तो आपको बताना है कि कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, ये भी आपको साथ में ही बताना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1981 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 1981 भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, देहरादून, या फिर गुरुग्राम? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? एक जो इम्पोर्टेंट शोध संस्थान है हिमाचल प्रदेश नहीं, जो नेशनल हमारे राष्ट्रीय शोध संस्थान है उनके बारे में इम्पॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पर प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून में, या फिर नागपुर में? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, पूछा गया कि वन महोत्सव के जनक कौन है? अब वन महोत्सव के बारे में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वन महोत्सव जो है भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। यानी इसी मंथ जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है वन महोत्सव मनाया गया था। और ये इसके जनक कौन है? इसके जनक है के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। वन महोत्सव के जनक जो है वो के.एम. मुंशी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है? अब भारत में जो है सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश में जो है भारत के सबसे अधिक वन स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में चंदन की लकड़ी में के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो चंदन की लकड़ी के वन है वो सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, या फिर हरियाणा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक में जो है वो चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, साइलेंट वैली जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? अब साइलेंट वैली से संबंधित प्रश्न आपका इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि साइलेंट वैली जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? अपनी जैव विविधता के लिए, डाइवर्सिटी के लिए फेमस है ये। और ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, या फिर मध्य प्रदेश में? तो जो साइलेंट वैली है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39,
निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? अब शहतूत रेशम जो है इनमें से कौन सा राज्य उत्पादित करता है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है वो करता है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक जो है वो सबसे अधिक सबसे अधिक नहीं, भारत में जो है शहतूत रेशम उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? अब ये आपका भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है, ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1932 में, 1920 में या फिर 1916 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1916 में जो है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निक्स ओलंपिया कोलंपस, ये नाम है पर्वत का। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है वो किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर, बृहस्पति पर, पृथ्वी पर या फिर शनि पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। ध्यान में रखना आपको, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है ये कौन से ग्रह पर स्थित है? ये स्थित है मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ग्रह जो है वो दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी दक्षिण की तरफ घूमते हैं आवर्त में जो। तो कौन सा ग्रह घूमता है? शुक्र, अरुण, बुध या फिर एक और दो दोनों? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, शुक्र और अरुण जो है वो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 42%, 50%, 57% या फिर 59%? तो पृथ्वी से जो है वो चंद्रमा का हम केवल 57% पार्ट जो है वो देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, याद रखना आपको 57%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। पूछा गया कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? पहले समय में जो प्लूटो था उसे ग्रह की मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में जो है सरकार ने इसकी सरकार ने नहीं, जो प्लूटो ग्रह की मान्यता है वो समाप्त कर दी गई थी। तो आपको बताना है कि किस वर्ष जो है इस प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई कि प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है। तो ये मान्यता जो थी वो 2006 में समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 अगस्त 2006 को जो है प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई थी, यानी प्लूटो को ग्रहों की गिनती से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है। और पृथ्वी एज इट इज सेम टू सेम पृथ्वी की तरह ही ये ग्रह है शुक्र, और सौंदर्य का देव भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। यूरेनस की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने, केपलर ने या फिर हर्शल ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, हर्शल के द्वारा की गई थी यूरेनस की खोज। और यहाँ पर कॉपरनिक्स और केपलर से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रहों की गति का नियम है इसका पता किसने लगाया था? ये केपलर ने लगाया था। और कॉपरनिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कॉपरनिक्स ने क्या किया था? वो सौर मंडल की खोज की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने। केपलर के द्वारा क्या किया गया था? ग्रहों की गति का नियम पता लगाया गया था। और साथ ही में जो सौर मंडल की खोज की गई थी वो कॉपरनिक्स के द्वारा की गई थी, और हर्शल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 76 वर्ष, 45 वर्ष, 112 वर्ष या फिर 92 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, 76 ईयर्स जो है ये हेली धूमकेतु का आवर्तकाल माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 18 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 5 वर्ष 2 माह? तो बृहस्पति ग्रह को जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49। पूछा गया कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? उत्तरी गोलार्ध की यहाँ पर बात की जा रही है कि उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जो है वो जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो ये है 61%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो पूछा गया है कि यहाँ पर कि मोजाम्बिक की धारा किस महासागर की जलधारा है। अब यहाँ पर आपसे महासागर की बात की जा रही है और प्रमुख जलधारा की बात की जा रही है कि जो मोजाम्बिक की जलधारा है वो किस महासागर की जलधारा है। तो ये है आपकी हिंद महासागर की जलधारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हिंद महासागर की जलधारा है मोजाम्बिक। और इसी के अलावा काफ़ी सारी जो जलधाराएं हैं हिंद महासागर की, जैसे कि यहाँ पर आपकी उत्तरी पूर्वी मानसून जलधारा, ये भी हिंद महासागर की जलधारा है। और इसके अलावा बात करें तो ये जो मोजाम्बिक की धारा है ये भी किसकी सॉरी ये भी हिंद महासागर की जलधारा है। तो आपको ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। ये आपके क्वेश्चन जो हैं ये हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको बताना है गोकक जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला आपको बताना है कि जो गोकक जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, और दूसरा शिव समुद्रम जो है जलप्रपात वो निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो यदि आपको इसके आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पहले जैसे कि मैं क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूँ कि ऊना का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे हमारे सेट 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चंस जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को जो है नॉलेज द एम्बिशन के साथ ज़रूर जोड़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।